ओके डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। आज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देयर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, व्हाट आर द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड देन हाउ क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, whether it is successfully explained or comprehensively failed to explain spectrum of black body radiation। तो ये आज की डिस्कशन होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूँ समझ लें कि फलसफाना किस्म की डिस्कशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मतलब। तो इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में थर्मल रेडिएशन के लेक्चर में बताया था। हल्का सा मैं इसको दोबारा कैरी ऑन करता हूँ, उसको लेके आगे रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि हमने ये कहा था कि इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट हीट एमिटर और परफेक्ट हीट एब्जॉर्बर एग्जिस्ट नहीं करता। द नियरेस्ट अप्रोच इज टू कंस्ट्रक्ट इट। हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट? तो हमने क्या किया, लेट अस कंसिडर और लेट अस टेक ए hollow solid box whose inner walls is coated with certain suitable substance like lamp black or charcoal in order to make it perfect absorber। हमने एक सॉलिड बॉक्स लिया जिसकी इनर वॉल्स को हमने क्या कर दिया, एक सूटेबल सब्सटेंस है उसके साथ कोटिंग कर दी ताकि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर बन जाए। A small cavity or aperture is made at one particular side of this hollow solid box। एक छोटा सा एपर्चर या एक आर्फस का लफ्ज यूज होता है, एक पिन होल हमने बनाया रेडिएशन ताकि यहाँ से एस्केप आउट कर सके, इमिट हो सके। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है, hollow solid box जिसकी इनर वॉल्स की कोटिंग की हुई है और एक स्मॉल एपर्चर पर्टिकुलर साइड पे बनाया हुआ है, ये क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी। इसको हीट अप करें डिफरेंट टेम्परेचर पे, 3000 केल्विन तक, 4000 केल्विन तक, 5000 केल्विन टेम्परेचर तक। हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट अप करने के बाद इसको ओपन सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रखें तो ये ब्लैक बॉडी जो है परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन बन जाएगी, परफेक्ट हीट एमिटर बन जाएगा। और अगर इसके ऊपर रेडिएशन ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की फॉल करते हैं तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा। और जब आप इसको कोल्ड सराउंडिंग में रखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है सराउंडर से, ये परफेक्ट हीट एमिटर होगा। तो हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि अ बॉडी व्हिच कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Experimentally, it is found that black body radiation is a function of temperature only rather than nature of the material. So sometimes it is called temperature radiation, and it is also given the name cavity radiation or full radiation। Black body radiation, cavity radiation, full radiation, temperature radiation, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए, इसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे, लूमर एंड पेंशम। लूमर और पेंशम ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुताबिक, और इस ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट अप किया। डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट अप करने के बाद इसकी दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया, रिजल्ट्स ऑब्टेन किए। वो दो वेरिएबल्स कौन सी हैं? रेडिएंट इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। याद रखो, मैंने कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि एक प्रॉब्लम अराइज हुआ है, जिस प्रॉब्लम को हमने स्टडी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट वेवलेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर। कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल कर्व आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो ये है एक्सपेरिमेंटल कर्व। y एक्सिस के लॉन्ग रेडिएंट इंटेंसिटी है, x एक्सिस के लॉन्ग वेवलेंथ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर ओवरऑल वेवलेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट। ये प्रॉब्लम था और इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ज़हन में रखें। अब इसमें रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, IT लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। या y एक्सिस के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेक्ट्रल रेडियंसी और लैम्डा।
स्पेक्ट्रल रेडियंसी आर लैम्डा। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं इनको समझ के आगे चलते हैं। रेडिएट इंटेंसिटी आर ऑलरेडी मैंने बताया है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवरऑल वेवलेंथ एट ए गिवन टेंपरेचर। एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time overall wavelength at a given temperature is called radiant intensity। अब कौन सा एरिया है याद रख लो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ब्लैक बॉडी का एरिया नहीं, वो जो आपने कैविटी बनाई है ना, एपर्चर बनाया है यहाँ पे, इसका यूनिट एरिया, कि इस कैविटी से इस एपर्चर के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है बाय एटमॉस्फेयर को आ रही है, सराउंडिंग को आ रही है, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में ओवरऑल वेवलेंथ के लिए जिस रेट के साथ रेडिएट हो रही है, इमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है या पावर ट्रांसमिट हो रही है, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। क्लियर होगी बात ये। अब क्योंकि जो लूमर और प्रिंसन ने ब्लैक बॉडी को जब हीट अप किया 3000 केल्विन पे, जब हीट अप किया, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आप उनके रिजल्ट देखेंगे 3000 केल्विन पे, तो हमारे पास ये कर्व आ रही है, ये सबसे नीचे वाली। फिर इसी ब्लैक बॉडी को 4000 केल्विन पे हीट अप किया गया और रेडिएंट इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ देखा गया, तो ये कर्व आ रही है ऊपर वाली। मैं बताता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं, सारा लॉजिक इसी के अंदर है। 5000 केल्विन के लिए ये आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो हमने ये देखना है कि इन कर्व की एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसके लिए हमें दो टर्म चाहिए, रेडिएट इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो आप जरा और से देखें 3000 केल्विन पे जब ब्लैक बॉडी को 3000 केल्विन पे हीट अप किया गया, कैविटी से रेडिएशन इमिट हो रही है। अब जितनी रेडिएशन इमिट हो रही है, हर इमिटेड रेडिएशन के एसोसिएटेड कोई वेवलेंथ होगी ना, कि कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन बाहर जा रही है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इंटेंसिटी क्या है। हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक इंटेंसिटी होगी। एक्सपेरिमेंटल कर्व को देखें या 3000 केल्विन टेंपरेचर वाली कर्व को देखें, तो हमें ये पता चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये जो रीजन है, कि इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल नीचे आ जाए तो ये जो इंटरसेक्ट करता है ये वेवलेंथ होगी, अगर इस तरफ चले जाए तो ये इंटेंसिटी होगी, इसी तरह इस रीजन पे आ जाए नीचे आए तो ये वेवलेंथ होगी, इस तरफ जाए तो ये इंटेंसिटी होगी। यानी इस रीजन से मुराद ये है कि एक्स एक्सिस के नाम वेवलेंथ बढ़ रही है, ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होगी, यानी जो रेडिएशन कैविटी से इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। लेकिन इसी टेंपरेचर पे यहां पर देखें कोई शॉर्टर वेवलेंथ भी इमिट हो रही है। इसी तरह इस पूरी कर्व पे एक वेवलेंथ ऐसी है कि जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, बात ध्यान में आ गई। ये देखिए पीक वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी, मैं सिर्फ 3000 केल्विन वाले टेंपरेचर को देख रहा हूं, तो पता ये चला इस पूरी कर्व पे एक ही टेंपरेचर पे एक वेवलेंथ इमिट नहीं हो रही है, एक वेवलेंथ नहीं इमिट हो रही है, बल्कि वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ इमिट हो रही हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ इमिट होने से मुराद ये है कि 3000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम हमने ऑब्जर्व किया, बल्कि लूमर और प्रिंसन ने ऑब्जर्व किया, उसमें से जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी उसका कंटीन्यूअस फ्लो था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस था, यानी एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। बात ध्यान में आ रही है। तो इसलिए मैंने लफ्ज यूज किया रेडिएट इंटेंसिटी में, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवरऑल वेवलेंथ, कि तमाम वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी रेडिएट हो रही है यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी से यूनिट टाइम में 1 सेकंड में, दिस इज कॉल्ड रेडिएट इंटेंसिटी। लेकिन अगर हम स्पेक्ट्रल रेडियंसी को डिफाइन करें तो इसमें एक टर्म का इजाफा हो जाएगा, बाकी डेफिनेशन वही है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। रेडिएट इंटेंसिटी में ओवरऑल वेवलेंथ, देखिए इस कर्व के नीचे जितनी वेवलेंथ थी, अगर ये कर्व ले लेना तो यहां से लेके यहां तक ओवरऑल वेवलेंथ, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवरऑल वेवलेंथ। लेकिन अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से नीचे आए तो अब ये जिस जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है यहां पर एक वेवलेंथ होगी, लेट्स सपोज ये वेवलेंथ है लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम। अब इससे थोड़ा आगे जाएं तो
देखें अब वेवलेंथ चेंज हो गई है ना, अब नया पॉइंट जो मिला है इसकी वेवलेंथ आएगी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। पहले वाले पॉइंट को मैंने कहा लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम सपोज, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया 1.5 एंगस्ट्रॉम, पहला लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा 1 प्लस 0.5, तो डी लैम्डा चेंज आ गई ना, 1 प्लस 0.5 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ चेंज होगी ना। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो टर्म है वो ये बता रही है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है कैविटी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में पर यूनिट वेवलेंथ क्या है, कि हर यूनिट वेवलेंथ के लिए उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो दोनों टर्म ज़हन में आ गई है ना, क्लियर हो गई है ना। ये सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने दो टर्म्स को समझा है, अब सारी डिस्कशन इनके इर्द गिर्द है। ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है इस कर्व को हमने एक्सप्लेन करना है। इस कर्व में हमें ये बता रहे हैं कि इंटेंसिटी या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है ओवरऑल वेवलेंथ, तो हमें क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिले, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मैंने आपको कहा है कि 3000 केल्विन पे इंटअप करने के बाद रिजल्ट देखेंगे 4000 केल्विन 5000 केल्विन। तो लेट्स स्टार्ट के एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उसके रिजल्ट क्या कहते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन तो जो देनी है, प्रॉब्लम ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम क्या था, इंटेंसिटी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओवरऑल वेवलेंथ, एनर्जी और इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूट होना ओवरऑल वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर, किसी एक टेंपरेचर के लिए आपकी मर्जी है 3000 केल्विन के लिए उसको एक्सप्लेन करें, 4000 के लिए करें, 5000 के लिए करें, जो किसी एक टेंपरेचर के लिए एक्सप्लेनेशन होगी ना वही एक्सप्लेनेशन दूसरे टेंपरेचर के लिए भी होगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसको अब हम एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो जो देंगे, द एनर्जी और इंटेंसिटी of black body radiation or cavity radiation is not uniformly distributed among all the wavelength at a given temperature। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पे हम इस कर्व को देखें तो इंटेंसिटी और एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की हुई नजर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही है। यानी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, whether it is 3000, 4000 or 5000 is not uniform overall wavelength। ये तमाम वेवलेंथ के लिए शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन और वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, इंटेंसिटी और एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो आपको तीनों टेंपरेचर वाली कर्व से दिखाई दे रहा है कि यहां से लेके यहां तक देखें कोई यूनिफॉर्म पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पहले क्या हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज होते जा रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज होते होते पीक वैल्यू पे गई, फिर इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये तो यूनिफॉर्म पैटर्न ना हुआ ना, पहले बड़ी ठीक है माउंटेन तक गई, पीक वैल्यू पे गई, फिर आस्ता आस्ता नीचे गिरना स्टार्ट होगी। तो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ गया। सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इंटेंसिटी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू at a certain wavelength called lambda max at a given temperature। कहते हैं कि किसी एक टेम्परेचर पे 3000 वाले को फोकस करें, मैंने कहा कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट हो रही है। एक वेवलेंथ ऐसी है, यानी इमिटेड रेडिएशन की, ये जो कैविटी से रेडिएशन एमिट हो रही है, बहुत सारी रेडिएशन एमिट हो रही है, इनमें एक वेवलेंथ ऐसी है जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके एसोसिएटेड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। अब जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, उस वेवलेंथ को क्या कहा गया, लैम्डा मैक्स। तो वो 3000 केल्विन पे ये वाली है। देखिए यहां से मैं नीचे ड्रा करता हूं ना, तो दिस इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स। यानी हर एक टेम्परेचर पे 3000 वाली लैम्डा मैक्स ये है, 4000 केल्विन टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स क्या है, वो ये आ रही है। 5000 केल्विन टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स और पीछे आ रही है। यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अभी मैं बताता हूं नेक्स्ट रिजल्ट में। तो सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्लियर हो गया ना कि एक वेवलेंथ ऐसी है जिसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन इमिट हो रही है, इमिटेड रेडिएशन में से
एक वेवलेंथ ऐसी है जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और वो पीक वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी मैक्सिमम रेडिएंट इंटेंसिटी होगी या स्पेक्ट्रल रेडियंसी होगी, कोई बात आप कह सकती हैं। तो उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहा गया है। थर्ड रिजल्ट एक साइंटिस्ट ने डिराइव किया इन द फॉर्म ऑफ लॉ, जिसे कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत ही वंडरफुल लॉ है, बहुत ही इसकी सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी इस लाइफ के अंदर, हेवनली बॉडी के साथ खास तौर पे एसोसिएटेड है। तो लेट्स कि ये क्या कहता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कैविटी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये कहता है वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। देखिए मैंने कहा है ना कि हर इमिटेड रेडिएशन में एक वेवलेंथ ऐसी है जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और उस वेवलेंथ को क्या कहा गया, लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। सीधी सी बात है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 3000 केल्विन टेम्परेचर पे, जो लैम्डा मैक्स था उसकी इंटेंसिटी ये थी। अब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को 3000 की बजाय आपने 4000 तक हीट अप किया, अब उससे रेडिएशन इमिट हो रही है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी रेडिएशन इमिट होगी ना, रेडिएट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंटली एनर्जी रेडिएट हो रही है कैविटी से। टेम्परेचर के साथ जब ज्यादा फ्रीक्वेंटली एनर्जी रेडिएट होगी स्मॉल कैविटी से, स्मॉल एपर्चर से, तो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी ज्यादा रेडिएट हो रही है। जब एनर्जी ज्यादा रेडिएट होगी तो इट मीन उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो हर एक टेम्परेचर पे जो लैम्डा मैक्स है टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। तो यहां अब आप देखें 3000 केल्विन पे लैम्डा मैक्स ये पॉइंट है, 4000 केल्विन पे जो लैम्डा मैक्स है वो पीछे चली गई, तो पीछे जाने से क्या बराबर है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह 5000 केल्विन पे लैम्डा मैक्स और पीछे आ गई। तो एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। लैम्डा मैक्स क्या होता जा रहा है, डिक्रीजेस, यानी ये वेवलेंथ शॉर्टर रीजन की तरफ जा रही है। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की स्टेटमेंट थी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, या लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इस तरह कहेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मूव करें तो कांस्टेंट c आता है, c t को इस तरफ ले जाए तो लैम्डा मैक्स इनटू t इक्वल टू c। दिस c इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट and its value is 2.89 10 power minus 3 मीटर केल्विन, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ मीटर में और साथ टेम्परेचर केल्विन में आता है। तो अब ये जो लैम्डा मैक्स और t इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, तो जो है 3000 केल्विन पे जो लैम्डा मैक्स था, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे मल्टीप्लाई करो इस टेम्परेचर के साथ, तो ये प्रोडक्ट आपको एक रिजल्ट देगा, ठीक है। वो रिजल्ट इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। तो 4000 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन साथ में लैम्डा मैक्स क्या हो गया, कम हो गया। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, फिर ये प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट पहले वाला ही कांस्टेंट आएगा। 5000 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स कम और कम हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह product of lambda max with absolute temperature should remain constant, that is why it is called universal constant। अब इस लॉ की इफादियत को सुने कि हेवनली बॉडी से जो रेडिएशन आ रही है, लेट्स सपोज सन सरफेस से जो रेडिएशन इमिट होकर आ रही है, या अदर हॉटेड स्टार्स जो हैं हमारे मिल्की वे के अंदर, इनसे जो रेडिएशन आ रही है, इन रेडिएशन के करस्पॉन्ड्स जो है याद रख लो इंटेंसिटी मेजर की जाती है। और जब इंटेंसिटी मेजर करती है तो हर रेडिएशन के करस्पॉन्ड उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो ये जो आने वाली रेडिएशन है, इनमें कोई ऐसी रेडिएशन होगी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गर होगी, मैक्सिमम होगी, वो हमें डिटेक्टर बताता है, हमारी आंख नहीं बता सकती है। डिटेक्टर्स होते हैं जो रेडिएशन इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो आपके पास लैम्डा मैक्स हो गया। आप इस इक्वेशन में जब लैम्डा मैक्स आपको नोन है
कांस्टेंट आपको पता है तो आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द हेवनली बॉडीज, सन सरफेस टेम्परेचर या अदर हॉटेड स्टार का टेम्परेचर सक्सेसफुली आप मेजर कर सकते हो सरफेस ऑफ अर्थ में बाय यूजिंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो सन सरफेस टेम्परेचर 5000 केल्विन 10 पावर 6 टू 10 पावर 7 केल्विन तक वेरी करता है। ये आप इस लॉ के थ्रू जो है ना स्टडी कर सकते हो। तो यूं ये पता चला स्टीफन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज सक्सेसफुली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तीसरा रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट, चौथे रिजल्ट की तरफ आती है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यानी चौथा रिजल्ट जो है वो भी एक लॉ था जिसको किसने दिया, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल कर्व के अंडर जो एरिया है, ये एरिया देखिए, ये एरिया होगा, ये सारे का सारा एरिया है, ये यानी पूरी कर्व के अंडर जो एरिया आता है, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट विच थिंग, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द एरिया अंडर द एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन tells us the total energy radiated per unit area per unit time overall wavelength at a given temperature। कि एरिया क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी एक टेम्परेचर पे, ये 3000 केल्विन टेम्परेचर पे जो ओवरऑल वेवलेंथ है, यानी जितनी वेवलेंथ एमिट हुई है, लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी टोटल एरिया ये क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवरऑल वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर। ये 3000 केल्विन टेम्परेचर वाला ये एरिया होगा, ये टोटल एनर्जी जो रेडिएट हुई है यूनिट एरिया से, वो इंफॉर्मेशन देगा। या 4000 केल्विन वाला इस कर्व के नीचे जो एरिया आएगा, 5000 केल्विन वाला उस कर्व के नीचे जो एरिया आएगा, ये उस एरिया से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओवरऑल वेवलेंथ, तमाम वेवलेंथ के लिए। उसमें लैम्डा मैक्स भी है, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन भी है, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन भी है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने इंफॉर्मेशन दी इन द फॉर्म ऑफ लॉ। अब लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो जो देंगे, ये E इज द फंक्शन ऑफ T, क्योंकि ये इंटेंसिटी और एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ब्लैक बॉडी, तो हर जगह ये T आएगा। तो दिस इज टोटल एनर्जी रेडिएटेड, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time overall wavelength at a given temperature is directly proportional to 4th power of absolute temperature। this is Stephen Boltzmann law कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T पावर 1 के साथ नहीं, टेम्परेचर की फर्स्ट पावर के साथ नहीं, स्केयर के साथ नहीं, क्यूब ऑफ टेम्परेचर के साथ नहीं, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटली इसने देखा है। तो इसकी जगह कांस्टेंट यूज करें सिग्मा T4 प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह, तो सिग्मा की वैल्यू है 5.67 10 पर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। तो ऊपर लिख लें तो मीटर -2 केल्विन -4, ये यहां से यूनिट आप बना सकते हैं। अब इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट हुई कैविटी से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कैविटी रेडिएशन, आपने टोटल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो कैलकुलेट की, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 2 जूल। फर्ज किया मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 2 जूल आंसर आता है, 2 जूल, ठीक होगी बात। अब टेम्परेचर को डबल करते हैं आप लोग, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने जब टेम्परेचर को डबल करके जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको कैलकुलेट किया, तो वो अपनी पहली वैल्यू के 16 टाइम इंक्रीज होगी। यानी जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी वो अपनी इनिशियल वैल्यू की कितने टाइम इंक्रीज हुई, 16 टाइम, क्योंकि जब टेम्परेचर को डबल करोगे ना तो डबल 2 टाइम करोगे तो 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 क्या आ जाएगा, 16 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यूज, प्रीवियस वैल्यू। तो पहली वैल्यू मैंने कही 2 जूल, तो अब न्यू वैल्यूज क्या आ जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 जूल। इस तरह उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बनाया कि टेम्परेचर को डबल करता गया, फिर टेम्परेचर को 3 टाइम किया, 4 टाइम किया, तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी, टोटल एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवरऑल वेवलेंथ, वो T की पावर 4 के साथ वेरी कर रही थी। जैसे मैंने एग्जांपल दी है
कि टेम्परेचर डबल करने से टोटल एनर्जी रेडिएटेड जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में क्या आ जाती है 16 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरह ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है ना ये चारों यूटिलाइज किया गया। तो दीज आर द 4 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट derived by Loomer and Pynchon for black body radiation। black body radiation के लिए ये 4 रिजल्ट्स थे, but still there is certain ambiguity arises in the energy distribution of wavelength for different टेम्परेचर के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस वेवलेंथ का को एक्सप्लेन करने के लिए स्टिल एम्बिग्यूटी अराइजेस है। तो हाउ क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कैविटी रेडिएशन। तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारी आ रही है क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। डिफरेंट अटेम्प्ट्स और सीरीज ऑफ अटेम्प्ट वर मेड in order to explain the spectrum of black body radiation or cavity radiation or temperature radiation। different attempts और series of attempt की गई इस spectrum को explain करने के लिए, लेकिन मसाइल जू के तू पड़े रहे। अब इन attempts में एक attempt जो है फर्स्ट attempt की रेले एंड जीन। रेले एक नाम है साइंटिस्ट का और जीन दूसरा नाम है, यानी इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरेटिकल डिस्कशन डेवलप की, फिर एक फार्मूला डिराइव किया, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं इस एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर, तो क्या वो फार्मूला इस कर्व को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। इन दोनों साइंटिस्ट की डिस्कशन को थ्योरी को कहते हैं रेले-जीन थ्योरी। रेले-जीन थ्योरी इन्होंने किस चीज का सहारा लिया, यानी किस चीज को सामने बुनियाद बना के ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो इसमें मैंने लिखा है दे यूजेस द कांसेप्ट ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कांसेप्ट क्या है, ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम था, मैंने आपको पहले बार-बार कहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी और एनर्जी ओवर ऑल वेवलेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर एक चीज। दूसरी चीज ये थी व्हाट वाज द कॉज ऑफ इमिटेड रेडिएशन, कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है इनका कॉज क्या है, किस वजह से इमिट हो रही है। आपने हीटअप किया 3000 पे, रेडिएशन इमिट हो रही है कैविटी से, उनमें से हर एक रेडिएशन की इंटेंसिटी एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। फिर आपने इसको हीटअप किया 4000 पे, रेडिएशन इमिट हो रही है, अब ज्यादा इंटेंस रेडिएशन इमिट हो रही है, 5000 पे और ज्यादा इंटेंस रेडिएशन इमिट हो रही है। No one will explain what will be the cause of emitted radiation। इसका रूट काज क्या है, तो एक रूट काज और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी और एनर्जी फॉर ओवरऑल वेवलेंथ। इसको एक्सप्लेन करने जा रहा है रेले और जीन। तो उन्होंने कौन सा मॉडल चूज किया, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है या ऑसिलेट करता है, इट वुड इमिट रेडिएशन कंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कहते हैं कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, उसकी ऑसिलेशन से क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ओरिजिन था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल विद वेरिंग वेलोसिटी। दिस वाज द बेसिक कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच यू हैव स्टडीड इन एसी। अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर था उसमें आप लोगों ने इसको स्टडी किया है। अब रेले और जीन ने एक फार्मूला डेवलप किया, वो फार्मूला क्या था, आर लैम्डा स्पेक्ट्रल रेडियंसी 2 पाई सी kBT डिवाइडेड बाय लैम्डा पावर 4। इसमें आर लैम्डा स्पेक्ट्रल रेडियंसी, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था व्हिच इज द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर, R डिवाइडेड बाय Na। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू आती है, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 10 पावर -23 जूल पर केल्विन। और लैम्डा जो है ये
जो टेम्परेचर होगा, लेट्स सपोज 3000 केल्विन टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर की वैल्यू 3000 केल्विन, के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बता दी है, सी कांस्टेंट है वही 3 × 10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸, 2 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा 4। तो इस टेम्परेचर पे कोई वेवलेंथ, लेट्स सपोज ये वाली वेवलेंथ ले लेते हैं, लैम्डा मैक्स ले लेते हैं, तो आप स्पेक्ट्रल रेडियंस कैलकुलेट करें। तो जब इस फार्मूले के तहत डिफरेंट वेवलेंथ की वैल्यूज डाली गई और स्पेक्ट्रल रेडियंसी या रेडिएंट इंटेंसिटी, दूसरा मैंने इधर वाई एक्सिस के नाम आपको बताया था, दो टर्म ले सकते हैं, रेडिएंट इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रल रेडियंसी। ये मैंने इधर इस तरफ लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के नाम वेवलेंथ, वाई एक्सिस के नाम रेडिएंट इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जब इस फार्मूले को यूज किया गया, वैल्यूज निकाली गई, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंटल कर्व ये थी, ये पूरी कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व, तो होना तो ये चाहिए था कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी भी वेवलेंथ इधर डिनोमिनेटर में है डाली गई, तो आर लैम्डा या रेडिएंट इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, तो जितने रिजल्ट्स आएंगे वो पूरी एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर फिट होने चाहिए थे, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन रेले जीन की थ्योरी और रेले जीन के फार्मूले से जो रिजल्ट आए, उन्होंने लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को तो एक्सप्लेन किया, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। यानी जब शॉर्टर वेवलेंथ की ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कैविटी रेडिएशन इमिट हो रही थी, तो रेले जीन फार्मूला do not explain this region. तो इसकी explain successfully longer wavelength, fails to explain shorter wavelength. इस region को explain नहीं कर सका। ये जो region है, ये तो longer wavelength है ना, इसको इस फार्मूले ने क्या किया, explain किया। तो रेले जीन थ्योरी को की उसकी अपनी फायदियत थी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कांसेप्ट को यूटिलाइज करके उसने थ्योरी दी, फार्मूला डेवलप किया, फार्मूले में डिफरेंट वैल्यूज निकाली गई, जब वैल्यूज निकाली गई तो एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर अप्लाई की गई, तो एक्सपेरिमेंटल कर्व का कौन सा पोर्शन एक्सप्लेन हो रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन वाला, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन वाला एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की गई। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने की, वीन्स ने। तो वीन्स ने एक अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपनी थ्योरी डेवलप की, और इसने किस चीज का सहारा लिया, क्लासिकल फिजिक्स से थर्मोडायनामिक कांसेप्ट को यूज किया। और थर्मोडायनामिक्स में गैस मॉडल, जब गैस मॉलिक्यूल्स को आप एक्सप्लेन करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत, तो हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनकी तादाद डिफरेंट होती है। अब गैस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए थर्मोडायनामिक्स में एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने एक फंक्शन डेवलप किया, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मैक्सवेल ये कहता है कि जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है, उनकी तादाद डिफरेंट है, जब वो मूव करते हैं तो उसने एक कर्व बनाई थी, वो कर्व एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ रिजेंबलेंस रखती थी। तो इसलिए वीन्स ने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज किया गया, उसकी रिजेंबलेंस आने की वजह से इसका सहारा लिया और एक फार्मूला डेवलप किया। अब वीन का फार्मूला क्या था, R lambda is equal to A divided by lambda power 5 exponential minus B divided by lambda T। अब T फिर क्या चीज आ गया, टेम्परेचर, 3000 केल्विन टेम्परेचर है, 5000 है, 4000 है, A और B कांस्टेंट है, लैम्डा 3000 केल्विन पे कोई वेवलेंथ ले लें, इधर भी लैम्डा और इधर भी लैम्डा, तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी निकालें या रेडिएंट इंटेंसिटी निकालें, तो इसकी वैल्यूज आएगी ना। अब इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर अप्लाई करें, तो यहां क्या हुआ, इस फार्मूले ने अब शॉर्टर वेवलेंथ को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन क्या मिलती है वीन्स फार्मूले की, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन के लिए, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन लॉन्गर वेवलेंथ रीजन। यानी रेले जीन की एक्सप्लेनेशन के ऑपोजिट आ गया, उसने लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया, शॉर्टर को नहीं कर सका। वीन्स ने फार्मूला डेवलप किया थर्मोडायनामिक्स के कांसेप्ट को यूज करते हुए,
मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करते हुए। तो ये वीन्स का फार्मूला शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व में मैंने दोनों रीजन दोनों एक्सप्लेनेशन बनाई है। ये वाली क्या हो जाएगी रैलेजीन कर्व और ये पोर्शन क्या हो जाएगा वीन्स कर्व। तो प्रॉब्लम इज स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ओवरऑल वेवलेंथ ये स्टिल एक्सप्लेन नहीं हो सकी है। इट वुड मीन दैट क्लासिकल फिजिक्स could not explain successfully the complete spectrum of black body radiation. Some additional information is to be required, which were successfully explained by Max Planck by introducing quantum theory of light. तो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन जो होगी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को मैक्स प्लांक ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, उसे कहते हैं क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सी यू अगेन।